हेलो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए थे। बहुत ही आसान होमवर्क प्रॉब्लम्स थे। आई होप कि आपने वो सभी होमवर्क प्रॉब्लम्स करके रखे हैं। तो मैं उन होमवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। आप लोग वेरीफाई करें सही है या नहीं सही है। सही ही होगा, वैसे तो बहुत आसान था। तो पहला होमवर्क प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया था दैट वाज, आपको चेक करना था साइन 120 डिग्री इट इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैसे तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है? साइन 2a इट इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। इस फॉर्मूले को कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला या डबल एंगल फॉर्मूला। कल की क्लास में मैंने बताया था कि इसको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उससे हाफ एंगल राइट हैंड साइड पे आएगा। फॉर्मूला हमने याद किया है साइन 2a, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है वो है 2a, जबकि राइट हैंड साइड पर जो एंगल आ रहा है दैट इज a। तो जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर है उसका हाफ एंगल राइट हैंड साइड पे आना है। चलिए मैच करते हैं इसकी वैल्यूज को। साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। अब मैं सिखा चुका हूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ASTC रूल से। तो दिस इज √3/2। राइट हैंड साइड पर देखें 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/2 लेफ्ट हैंड साइड पर और √3/2 ही राइट हैंड साइड पर भी आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो लिखी है इक्वेशन, ये इक्वेशन ठीक लिखी हुई है। ओके, चलो अगला होमवर्क करते हैं। आपको चेक करना था cos 120 डिग्री इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और इसको ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो आपको चेक करना है कि ये रिलेशन, ये सही लिखा हुआ है, सही रिलेशन है। वैसे आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला होता है कॉस का। क्या होता है वो फॉर्मूला? cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उससे आधा एंगल राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a -1। तो अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूला याद है तब तो ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है कि दिस इज करेक्ट रिजल्ट। फिर भी एक बार वेरीफाई करते हैं। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। आप चाहें तो ASTC रूल से कैलकुलेट करके देख लीजिए। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 आएगी। अब इधर देखते हैं राइट हैंड साइड पे cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ओके, अब cos 60 की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 1/4, और √3/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? √3 का स्क्वायर होगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इट इज 3/4। 4 एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 4, 1 - 3 एंड 1 - 3 इज -2/4, और 2 से 4 काटोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी -1/2 ही आया है। सो दिस इज करेक्ट। अगर इसको चेक करें बीच वाले को, तो 1 - 2
साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 1 - 2 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 को काटें 3/2, 1 - 3/2 होता है -1/2। एलसीएम लेके करोगे -1/2 आ जाएगा, और -1/2 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट वाले को चेक करें। 2 cos 60 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर -1, दैट इज इक्वल टू 2 × 1/4 -1, और ये 2 से 4 को काटेंगे 2, और 1/2 -1 होगा -1/2। तो जी हाँ, लास्ट वाला रिलेशन भी ठीक है। तो ठीक ही होना था, क्योंकि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है बच्चों, ये सीधे सीधे हाफ एंगल फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, गलत कैसे हो सकता है। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, एंड आई होप सभी बच्चों ने इस होमवर्क को किया है। इस होमवर्क को देने के पीछे मेरे 2 मकसद थे। ये जो होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ये बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं। मैंने जानबूझकर इन प्रॉब्लम्स को आपके लिए होमवर्क दिया था। इसके पीछे मेरे 2 इंटेंशन थे। पहला मकसद तो ये था कि मैं चाहता हूं कि आपको ये sin 60, cos 60, sin 120, cos 120 इनकी वैल्यूज याद हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को करने के बहाने आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। दूसरा मेरा मकसद ये था कि मैं चाहता हूं कि जब आप ये प्रॉब्लम्स करें तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला भी याद हो जाए। एंड आई एम श्योर कि आप सारे बच्चों ने ये होमवर्क प्रॉब्लम्स किए हैं, और अब आपको वैल्यूज भी याद हो गई होंगी एंड हाफ एंगल फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो चलो एक बार मेरे पीछे पीछे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे पीछे मुझे फॉर्मूला बोल के बताएं। तो sin 2a कितना होता है? sin 2a इट इज इक्वल टू 2 sin a cos a। अब बताओ cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, या फिर 2 cos स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं। ठीक है, याद हो गया? अच्छा चलो ये बताओ sin a इक्वल टू व्हाट? हाफ एंगल फॉर्मूला से sin a इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, कल भी बताया था। In the same way cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर a/2, या फिर 2 cos स्क्वायर a/2 -1। ठीक है, कल भी ये फॉर्मूले मैंने लिखे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है 2a, तो राइट हैंड साइड पर एंगल है a। तो जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर है उससे आधा एंगल राइट हैंड साइड पे आएगा। cos 2a, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2a है, तो राइट हैंड साइड पे a आएगा, इसीलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल आ रहा है a, तो राइट हैंड साइड पे एंगल आ रहा है आधा a/2। कॉस वाले में भी लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल आ रहा है a, तो राइट हैंड साइड पे एंगल आ रहा है a/2। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं फिर। तो बताओ sin a/2 को क्या लिखेंगे? बता सकते हो? हाफ एंगल फॉर्मूला से अगर लिखें तो sin a/2 को क्या लिखेंगे? sin a/2 को लिखेंगे 2 sin a/4 cos a/4, राइट? तो जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उससे आधा एंगल राइट हैंड साइड पे है। cos a/2 को क्या लिखेंगे?
कॉस ए बाई 2 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 4, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 4, और अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 4 माइनस 1, लिख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे a बाई 2 एंगल है, राइट हैंड साइड पे एंगल हो जाएगा a बाई 4। तो जितना भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे उसका हाफ एंगल ही राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक, अच्छा, अगला होमवर्क प्रॉब्लम जो दिया था उसको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम वाज, आपको कहा गया था प्रूव दैट sin 2a इट इज इक्वल टू 32 sin a by 16 cos a by 16 into cos a by 8 cos a by 4 cos a by 2 cos a, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे? sin 2a, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। अब ये जो sin a है इस पर एक बार फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें, तो sin a को लिख देते हैं 2 sin a by 2 cos a by 2, और ये cos a को cos a पढ़ा रहने देते हैं। 2 into 2 हो गया 4, और ये जो sin a by 2 है इस पर एक बार फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, तो sin a by 2 को बच्चों क्या लिखेंगे? 2 sin a by 4 cos a by 4। a by 2 है तो a by 4 आधा एंगल आएगा। फिर ये cos a by 2, ये तो हमें चाहिए तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और cos a वो भी हमें चाहिए तो उसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये जो sin a by 4 है इस पर एक बार फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, तो a by 4 से बनेगा a by 8 जो कि हमें चाहिए, और जब a by 8 बन जाएगा तो एक बार फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, a by 16 हो जाएगा। फटाफट कर देते हैं, 4 into 2 8 हो गया। अब ये जो sin a by 4 है इसको लिख देते हैं 2 sin a by 8 cos a by 8, और ये जो cos a by 4 cos a by 2 है, cos a है, इसको एज इट इज रख लेते हैं, cos a by 4 cos a by 2 cos a, और अब 8 into 2 16 है, sin a by 8 इस पर एक और बार हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें, तो 2 sin a by 16 cos a by 16 into cos a by 8 cos a by 4 cos a by 2 cos a। 16 into 2 becomes 32, और यही राइट हैंड साइड है, hence proved। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये काम आपको करना था, ज्यादातर बच्चों ने इसे कर लिया होगा क्योंकि इससे मिलता जुलता एक प्रॉब्लम मैंने करके भी आपको दिखाया था। अब लास्ट होमवर्क पे चलते हैं जो पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको दे रखा है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना था, और मैंने आपसे कहा था सोचना कि कैसे करेंगे। चलो अब मैं करके दिखाता हूं साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तो कल मैंने हिंट भी किया था
कि कैसे फाइंड करेंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो चलो मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग मैच करो, सही किया है कि नहीं सही किया है, मैच करो, करके दिखाता हूं। तो बच्चों देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूं? कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो कॉस 30 डिग्री, इसको अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला से लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। cos 2a इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो, जो बच्चे फॉर्मूला नहीं याद करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। फॉर्मूला बच्चों को लगता है कॉपी पे लिखा हुआ है, वहीं से देख लेंगे। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैंने कॉपी पे लिख रखा है, जब जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चों देखो, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है, हाफ एंगल फॉर्मूला, उसके दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि साइन 15 डिग्री को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? उसके दिमाग में ऐसी थिंकिंग आएगी ही नहीं। तो इसलिए फॉर्मूले को कॉपी पे नहीं लिखना है, उसको याद करना है, तभी आपके दिमाग में इस तरह की बातें आनी शुरू होंगी। बहुत सारे बच्चों की यह प्रॉब्लम है कि वो फॉर्मूला याद करने में आलस करते हैं, और शुरुआत में किया गया थोड़ा सा आलस आगे चल के बहुत नुकसान करता है। ठीक है, चलो सारे बच्चे फॉर्मूला जरूर याद करो। जितने फॉर्मूले मैं दे रहा हूं याद करने ही पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि याद कर लेंगे या याद नहीं करेंगे, ऑप्शनल नहीं है बेटे। अगर नहीं करोगे तो अगले आने वाले चैप्टर्स आपको समझने में मुश्किल आने वाली है। ठीक है, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले याद करो, तो मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं। उसको तुरंत याद करो और अच्छे से याद करो। ठीक है, अच्छा, cos 30 की वैल्यू √3/2 सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर 15। साइन 15 की वैल्यू तो हमें चाहिए। अब देखो, ये जो 2 साइन स्क्वायर 15 है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और √3/2 को उधर भेज देते हैं, तो √3/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 1, और ये √3/2 उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं 2। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसको 1 को 1/1 लिख सकते हो, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, ये सभी को आता है ना ऐसे करना। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम वगैरह लेना आता है। अगर नहीं आता तो आप मुझे फोन करके सीख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री है। अब ये 2 को इधर डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 कोई फंक्शन तो है नहीं, 2 तो नंबर है, और नंबर होता है मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी होता है, तो इसको नीचे ले जाएंगे और ये वाला 2 इस वाले 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री इट इज इक्वल टू 2 - √3/4। और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन 15 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर उधर गया अंडर रूट, और अंडर रूट लगाया, नीचे 4 है, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और ऊपर 2 - √3 का अंडर रूट आ गया। ये है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, कितने बच्चों का सही है? हाथ उठाइए, लेट मी सी। नहीं, सारे बच्चों का सही नहीं हुआ है, कई बच्चों का गलत हुआ है। मैं आपको देख रहा हूं यहां से, कई बच्चों से गलती हो गई है। तो अगर आपका सही नहीं है
तो देखो मैंने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड की है। आप अगला होमवर्क करो, वीडियो को पॉज करके अगला होमवर्क करो। अगला होमवर्क क्या था? cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो इस वीडियो को पॉज कर दो। अगर आपका सही नहीं आया था तो अभी इसको अपनी कॉपी पे नोट करो और cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ। जिन बच्चों का सही आया है मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वो लोग मैच करें। जिनका सही नहीं आया है वो लोग वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट करें, फिर cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालें और फिर वीडियो को आगे देखें। ओके, चलो cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे? फिर से cos वाला लगाएंगे। cos वाला ही लगाएंगे, साइन वाला नहीं लगाएंगे। cos वाला लगा रहे हैं तो cos 30 डिग्री जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 cos 2a, याद है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना, वही काम कर दिया। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। उस माइनस 1 को इधर ले आते हैं तो माइनस 1 इधर आके बन जाएगा +1। तो इट इज इक्वल टू रूट 3/2 +1 इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक, अब यहां पे एलसीएम ले लो तो एलसीएम होगा 2, ऊपर क्या होगा रूट 3 + 2 इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। ये वाला जो 2 है इसे नीचे भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2 × 2 विल बिकम 4। तो रूट 3 + 2/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 15 डिग्री। और ये जो होल स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाके अंडर रूट बना देते हैं। अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 और जो न्यूमरेटर है उस पे अंडर रूट को लगा रहने देंगे। तो द फाइनल आंसर इज cos 15 डिग्री इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 + रूट 3/2। दिस इज द राइट आंसर। तो आप लोग चेक कर लीजिए, जिन बच्चों का सही है वो वीडियो को आगे देखें, जिन बच्चों का सही नहीं है वो वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी पे इसको नोट करिए और फिर जो बची हुई वैल्यूज करने को कहा था उन्हें करिए। जिनका सही है वो लोग वीडियो को आगे देखें। अगला होमवर्क दिया गया था tan 15 डिग्री, तो वो तो बहुत सिंपल है बेटे। tan 15 डिग्री इट इज इक्वल टू sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, राइट। तो sin 15 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, cos 15 डिग्री की वैल्यू भी हमने निकाल ही ली है, तो केवल वैल्यू वहां पे ले जाके रख देते हैं। ठीक है, तो sin 15 डिग्री की ये वैल्यू तो अंडर रूट 2 - √3/2 ये sin 15 डिग्री की डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 2 - √3/2 ये प्लस है। ओके, अब देखो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर में भी 2 डिवाइड है, डिनोमिनेटर में भी 2 डिवाइड है, तो ये जो डिवाइड वाला 2 है ये कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 - √3, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 + √3 बचा। दोनों अंडर रूट को हम एक साथ कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर इज 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। दिस इज द फाइनल आंसर। आई एम श्योर कि ये वाला तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिंपली sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री की वैल्यू डिवाइड ही करनी है, तो इसमें गलत होने जैसी कोई बात तो नहीं है। अच्छा, अगला होमवर्क cot 15 डिग्री, तो अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। tan 15 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो वो जो आंसर आया है उसका उल्टा, तो 2 + √3 ऊपर 2 - √3 नीचे।
रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ऊपर है साइन नीचे है, तो रिवर्स वैल्यू आ जाए, रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट वाला है सेक 15 डिग्री। इसमें भी कुछ नहीं करना है, कॉस 15 डिग्री की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, और फाइनली कॉसेक 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। तो ये है राइट आंसर्स। आप लोग इनको मैच कर लें, और जिनसे गलती हो गई है मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन्हें सही करके दिखाओ। अब गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारे सॉल्यूशंस अपनी कॉपी पे नोट करिए, फिर मैं अगला होमवर्क देने जा रहा हूं। उस होमवर्क को आप लोग ये वीडियो सेशन खत्म होने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। कल के वीडियो सेशन में मैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दूंगा। ओके, तो जल्दी से जिसको नोट करना है नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। ओके बच्चों, मुझे पता चला है कि वीडियो थोड़ा आउट ऑफ फोकस चला गया था, तो मैं एक बार कॉट 15 डिग्री, सेक 15 डिग्री, कॉसेक 15 डिग्री की वैल्यू आपको दोबारा समझा रहा हूं। टैन 15 डिग्री की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कॉट है। ठीक है, तो कॉट 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो टैन 15 डिग्री की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट 15 डिग्री, अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। सेक 15 डिग्री, ये कॉस 15 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। तो जो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, एंड द आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस रूट 3। कॉसेक 15 डिग्री, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। तो बीच में वीडियो शायद 1 मिनट के लिए ब्लर हुआ है, वीडियो आउट ऑफ फोकस हुआ है, तो मैंने इसलिए दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। कॉट 15 डिग्री टैन 15 डिग्री का रेसिप्रोकल है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके, चलिए अगला होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूं, देखते हैं कौन करके आएगा। तो दीज आर होमवर्क प्रॉब्लम्स, आपको घर पे करने हैं ये प्रॉब्लम्स। तो पहला होमवर्क आज के लिए दे रहा हूं साइन 22.5 डिग्री। अब मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा कैसे करना है, आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। नेक्स्ट होमवर्क है कॉस 22.5 डिग्री। अगला वाला tan 22.5 डिग्री। नेक्स्ट है कॉट 22.5 डिग्री। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है सेक 22.5 डिग्री एंड कॉसेक 22.5 डिग्री। तो आप लोग वीडियो पॉज करके होमवर्क प्रॉब्लम्स नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो बच्चों। और भी होमवर्क दे रहा हूं, पहले ये नोट करो, फिर और होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क प्रॉब्लम 7, वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, सेक 75 डिग्री
sec 75 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 दर्जन होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आज दिए हैं। चेक करते हैं कितने बच्चों का सही होगा। कोई हिंट मैं इनके लिए नहीं दे रहा हूं, आप लोग अपना दिमाग लगाइए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपस में एक दूसरे को इनके आंसर्स नहीं बताने हैं। आप लोग चैट के थ्रू आंसर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम इतने आसान है कि इसके आंसर्स आपस में डिस्कस मत करो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका आंसर ठीक आया है। कल के वीडियो सेशन में मैं इनके आंसर्स बताऊंगा ही, तब मैच करना, तो पता चलेगा कि वाकई आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, एक दूसरे से पूछना और एक दूसरे से बताना नहीं। अगर कोई बात पूछनी है तो आप डायरेक्ट मुझे फोन करके पूछिए। ओके, एक दूसरे से आपस में डिस्कशन करके मत पूछिए, आस्क मी। ठीक है, और इनके आंसर्स तो बिल्कुल आपस में शेयर मत करना। ठीक है, कई बार आप लोग से गलती होती है, कोई दूसरे बच्चे का आंसर आता है तो आपको फिर अपनी गलती समझ में आती है। मैं चाहता हूं आप अपनी गलती को खुद पकड़ें, और जो बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे, कल के वीडियो सेशन में मैं आंसर दूंगा, तब आप पकड़ें। ठीक है, जैसे हो सकता है पहला वाला क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपके पास मौका होगा दूसरा सही करने का, लेकिन जब आप लोग चैट के थ्रू डिस्कस करते हो तो फिर आपको सारे ही आंसर्स पता चल जाते हैं। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा आपको, वैसे तो चैट में एक दूसरे से डिस्कशन करने में कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर आपस में शेयर मत करना। एवरी स्टूडेंट शुड गेट अ फेयर चांस टू फाइंड द आंसर्स टू दीज प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो वीडियो पॉज करके होमवर्क प्रॉब्लम्स को जल्दी से नोट करो। ऑलराइट बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो सेशंस में मैंने आपको यह समझाया था फंक्शन कौन होता है, व्हाट इज अ फंक्शन। याद है? टेल मी देन, व्हाट इज अ फंक्शन। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको यह समझाया था कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें अगर एक नंबर अंदर डालें तो दूसरा नंबर बन के बाहर आता है। जैसे आटा चक्की में गेहूं डालते हैं तो आटा बन के बाहर आ जाता है, उसी तरह फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन की तरह है जिसमें अगर एक नंबर को हम डाल दें तो दूसरा नंबर बन के बाहर आ जाता है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने फंक्शंस होते हैं इस दुनिया में। उसका जवाब है देयर आर इनफाइनाइट फंक्शंस। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट फंक्शंस। तो आइए मैं आपको एक नए फंक्शन के बारे में बताता हूं। इस फंक्शन को कहते हैं लॉगरिदम फंक्शन। क्या कहते हैं? लॉगरिदम फंक्शन। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिदम फंक्शन। ये है स्पेलिंग, लॉगरिदम फंक्शन। इसको हम लोग शॉर्टकट में लॉग फंक्शन कहते हैं। पहले 3 वर्ड्स उठा लेते हैं, जैसे टेंजेंट फंक्शन, इसको शॉर्टकट में हम tan फंक्शन कहते हैं। उसी तरह लॉगरिदम फंक्शन को शॉर्टकट में हम लॉग कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन कभी अकेला नहीं रहता। फंक्शन को कोई ना कोई चाहिए जिस पर ये अप्लाई हो, तभी ये सेंसिबल होता है। अगर ये अकेला पड़ा है तो ये नॉनसेंस होता है। ठीक है, तो ये जो लॉगरिदम फंक्शन है, लॉगरिदम फंक्शन है, इसे हम लॉग फंक्शन कह रहे हैं। तो ये जो लॉग फंक्शन है ये भी कभी अकेला नहीं होता, ये किसी नंबर पे अप्लाई होता है। तो इसके आगे जरूर कुछ ना कुछ होगा, ए, इसके आगे जरूर कुछ ना कुछ होगा ए, और एक नंबर इसके नीचे ऐसे छोटा सा लिखा होता है डी। ठीक, एक नंबर इसके नीचे छोटा सा लिखा रहता है डी। अगर मैं थोड़ा एनलार्ज करके लिखूं तो इस तरह लिखा जाता है लॉग ए, और एक नंबर नीचे लिखा होता है बी। ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है
इसको कहते हैं लॉग का बेस। क्या कहते हैं? लॉग का बेस कहते हैं। ठीक है, इस जो नीचे छोटा सा लिखा है इसे लॉग का बेस कहते हैं। और इसको पढ़ा ऐसे जाता है, लॉग ए एट बेस बी। कैसे पढ़ते हैं? लॉग ए एट बेस बी पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ के बताओ कौन लिखा हुआ है ये, सिर्फ पढ़ के बताना है क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लॉग 3 एट बेस 2। अच्छा ये पढ़ो, ये लिखा हुआ है लॉग 5 एट बेस 10। अच्छा ये कौन है? log 10 at base 2। ये लिखा हुआ है log x at base e। ठीक है, now what's this? log pi at base pi। अब यहां पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम भी हो सकते हैं कि log a एट बेस b, तो ये a और b इक्वल भी हो सकते हैं कभी कभी, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये a और ये b इक्वल ही होंगे। जैसे यहां पे इक्वल नहीं है, पर कभी कभी इक्वल हो भी सकते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल होना इनका अलाउ है। ठीक, तो जस्ट मैं अभी आपको बता रहा था, कौन से फंक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं? लॉगरिदम फंक्शन। हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे लॉग फंक्शन। ठीक है, और इस तरह से इसको लिखा जाता है, log a एट बेस b। ओके, चलिए अब मैं आपको इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं? लॉगरिदम फंक्शन की मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूं। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो पॉज करके आप उसको कॉपी पे नोट करना। पहला काम है समझना, उसके बाद नोट करो। ठीक है, समझ में आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शन की प्रॉपर्टीज सिखाने जा रहा हूं। चलो सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम फंक्शन। ठीक, पहली प्रॉपर्टी बताओ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है log a एट बेस b। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो a नंबर है, कोई नंबर है, ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये? लॉग फंक्शन। और फंक्शन किसी नंबर पे अप्लाई होता है, फंक्शन किसी नंबर पे जाके अप्लाई होता है। तो ये जो a है ये कोई नंबर होगा, है कि नहीं? a कोई नंबर होगा, और ये जो b है ये भी कोई नंबर होगा। लॉग का बेस कहते हैं इसको, एंड इट्स ऑल्सो अ नंबर। तो a इज अ नंबर, b इज अ नंबर। लेकिन कंडीशन है, लॉग कभी नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता है। ये जो लॉग है, जिस नंबर का आपने लॉग लिया है, वो नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नंबर्स का लॉग लेना नॉट अलाउड। नेगेटिव नंबर्स का लॉग लेना नॉट अलाउड है। तो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है। ठीक है, तो लॉग ए, तो ये जो ए है इट शुड बी पॉजिटिव, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 का भी लॉग आप नहीं ले सकते हो, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जिस नंबर का लॉग है वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 0 भी अलाउ नहीं है। अगर 0 अलाउ होता
तो मैं यहां पे इक्वल टू भी दिखाता, तो मैं ऐसा दिखाता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने इक्वल टू नहीं दिखाया है, क्योंकि 0 भी नहीं ले सकते आप, 0 का लॉग भी नॉट अलाउड। तो जिस नंबर का लॉग है वो नंबर पॉजिटिव होना कंपलसरी है। अच्छा, बेस के बारे में सुन लो। अब बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लॉग का बेस है, दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 भी अलाउड नहीं। तो जिस नंबर का लॉग है वो नंबर भी पॉजिटिव होना जरूरी है, और लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना जरूरी है। नंबर शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, जरूरी है, ठीक है। एक और बात, लॉग का बेस कभी 1 नहीं रख सकते आप। तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो बेस की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, कभी अलाउड नहीं है, ठीक। एक बार जल्दी से दोबारा बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी, लॉग अगर लिया है तो जिस नंबर का लॉग लिया है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 अलाउ नहीं है। पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग का जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 अलाउ नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड बेस को कभी 1 नहीं लेना है, 1 बेस लेना अलाउ नहीं। ये जो नंबर है इसे 1 ले सकते हैं, ये जो a की वैल्यू है 1 ले सकते हैं, लेकिन बेस कभी 1 नहीं लेना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, log 1 फॉर एनी बेस। बेस कुछ भी हो। अब जब मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, इसका यह मतलब नहीं कि नेगेटिव हो, वो तो पहले ही रिजेक्ट हो गया है। नेगेटिव बेस लेना नॉट अलाउड है। तो जब मैं कह रहा हूं बेस कुछ भी हो तो वैलिड होना चाहिए। बेस में 0 नहीं हो सकता, बेस में 1 नहीं हो सकता, बेस में नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी वैलिड बेस होना चाहिए। तो log 1 फॉर एनी वैलिड बेस इज 0। log 1 फॉर एनी वैलिड बेस। अब देखिए मैंने यहां पे बेस नहीं लिखा। अगर मैंने बेस नहीं लिखा तो आपको यह समझना है कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है इट इज वैलिड फॉर एवरी अलाउड बेस। अलाउड बेस मतलब जो बेस वैलिड है। तो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एवरी बेस, ठीक। तो यहां पे कोई भी बेस आ सकता है। तो log 1 फॉर एवरी बेस इज 0, ठीक। प्रॉपर्टी 3, log ऑफ अ नंबर एट सेम बेस। तो नंबर और बेस दोनों सेम है, इज 1। log ऑफ अ नंबर एट सेम बेस इज 1। तो अगर किसी नंबर का लॉग लिया और लॉग का बेस वही नंबर है, जिस नंबर का लॉग है बेस में वही सेम नंबर है, तो अगर ये दोनों सेम है तो लॉग फंक्शन की वैल्यू होती है 1, ओके। प्रॉपर्टी 4, अगर लॉग फंक्शन के आगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a इंटू बी हो रहा है। अगर लॉग फंक्शन के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग इन नंबर्स का प्लस हो जाता है। लॉग फंक्शन के आगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई है तो इन दोनों नंबर्स का लॉग आपस में प्लस हो जाता है। अब बच्चों यहां मैंने बेस नहीं लिखा है लॉग का, इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एवरी अलाउड बेस। यहां पे इसलिए मैंने बेस नहीं लिखा है। तो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, जिस भी प्रॉपर्टी में आपको बेस ना दिखे आप समझ जाओ कि ये वाली प्रॉपर्टी इज अलाउड फॉर एवरी बेस। तो अगर लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई है तो उन दोनों नंबर्स का लॉग आपस में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो लॉग एक बहुत कमाल का फंक्शन है।
कमाल का फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई को प्लस में बदल देता है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस बना देता है। अब बच्चों देखो, मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में प्लस करना बहुत आसान काम है। आपने भी फील किया होगा अपनी लाइफ में, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के कंपैरिजन में दो नंबर्स को ऐड करना ये इजी होता है। ये लॉग फंक्शन की खासियत है कि वो मल्टीप्लिकेशन को प्लस कर देता है। तो मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं जब हम लॉग फंक्शन की मदद से चलते हैं। ठीक है? अच्छा, एक बार फिर से बताओ, यहां पे मैंने बेस नहीं लिखा है, क्यों? इसलिए नहीं लिखा है, आपको यह समझना है कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज वैलिड फॉर एवरी बेस। लेकिन जब मैं कह रहा हूं एवरी बेस, तो वैलिड बेस होना चाहिए। मतलब 0 नहीं ले सकते आप, 1 नहीं ले सकते बेस को, नेगेटिव नहीं ले सकते हो। ठीक है? एवरी वैलिड बेस। अच्छा, मल्टीप्लाई को लॉग प्लस बना देता है, तो डिवाइड को माइनस बना देता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे, लॉग के सामने दो नंबर डिवाइड हो रहे, तो इन दोनों नंबर्स का लॉग आपस में माइनस हो जाता है। अब यहां भी मैंने बेस नहीं लिखा है। क्या मतलब है इसका? कि प्रॉपर्टी नंबर 5 इज वैलिड फॉर एवरी बेस। ठीक? तो मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी पे ये पांचों प्रॉपर्टीज इनको नोट करें। फिर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये 5 प्रॉपर्टीज नोट करिए। नोट करने के साथ साथ इनको याद भी करना है। मैंने बता दिया, याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए नोट भी करो और तुरंत ही वीडियो पॉज करके इनको याद भी करो। चलो, आपको इसके लिए 5 मिनट का वक्त मैं दे रहा हूं। वीडियो पॉज कर लो, नोट करके याद कर लो। हो गया नोट? ये 5 प्रॉपर्टीज नोट कर ली। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर लॉग फंक्शन के सामने एक नंबर की पावर एक नंबर है, लॉग ए पावर बी है, तो ये जो पावर वाला नंबर है ये आगे लग जाता है लॉग के। तो इट इज बी लॉग ए। ये पावर वाला नंबर आगे आ जाता है। यानी लॉग को पावर्स पसंद नहीं है, पावर को उठा के वो बाहर पटक देता है। ऐसे याद कर सकते हो आप। लॉग के सामने एक नंबर की पावर एक नंबर बैठा है, तो ये पावर वाला नंबर बाहर चला जाता है। तो लॉग ए पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। गॉट इट? ओके, प्रॉपर्टी 7 चलते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? चेंज ऑफ बेस। अब ये जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, इसकी मदद से आप अपना मनपसंद बेस सेट कर सकते हो। आप अपना मनपसंद बेस सेट कर सकते हो। कैसे? देखो, मान लो कि लॉग ए एट बेस बी है, लॉग ए एट बेस बी है, और आपको ये बेस बी अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई दूसरा बेस चाहते हो। तो पहले तो ये बताओ कौन सा बेस चाहते हो? वैलिड होना चाहिए। तो जैसे हमें ये बेस बी नहीं अच्छा लग रहा, हम चाहते हैं बेस सी। एंड व्हाट इज सी? एनी अदर नंबर। तो जो नंबर ये बेस वाला है उसके अलावा कोई दूसरा नंबर हम चाहते हैं बेस पे। तो उसका तरीका ये है, लॉग ए बेस बी लिखा है,
इसे आप लिख दीजिए log a अपॉन log b। क्या लिख देना है? log a अपॉन log b, और बेस जो आपका बन जाए वो लगा दीजिए, जो आपका बन जाए। तो जैसे मुझे c चाहिए था तो मैंने c बेस दे दिया, तो ऊपर भी c बेस, नीचे भी c बेस। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चेंज ऑफ बेस। इसकी मदद से आप अपना मनपसंद बेस सेट कर सकते हो। तो अगर log का बेस आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई दूसरा बेस चाहते हो, कई बार होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें कोई और बेस की इच्छा होती है, तो जब कभी आप बेस को चेंज करना चाहो तो log a बेस b लिखा है, इसे आप लिख देना log a अपॉन log b। क्या लिख देंगे? log a अपॉन log b। और फिर एक बार आपने log a अपॉन log b लिखा तो जो मर्जी बेस आप लगा लो, ठीक है? यू कैन यूज एनी बेस, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो log a अपॉन log b, log a अपॉन log b, अभी मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा था उसी को बता रहा हूं। log a अपॉन log b लिखें और बेस जो मर्जी लगा दें, यही मैंने सिखाया। तो ये बेटा c कौन है? c है हमारी मर्जी का बेस। पहले क्या बेस था? b, अभी बेस हो गया c, ठीक? अब ये c एक नंबर है, ये जो c हमने बेस पे दिया है ये एक नंबर है, और ये कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा मनपसंद कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ, वैलिड नंबर होना चाहिए, वो तो कहने की बात ही नहीं कि बेस वैलिड बेस होना चाहिए। वैलिड बेस का क्या मतलब है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? हमारा मनपसंद कोई भी नंबर यहां पे बेस की जगह आ सकता है। तो अगर हम बेस a ले ले, तो अगर हम बेस a ले ले, राइट, तो अगर ये जो c बेस है इसे मैं a बेस ले लूं तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर भी a बेस हो गया, नीचे भी a बेस हो गया। और अभी मैंने प्रॉपर्टी 3 बताई थी, याद है? प्रॉपर्टी 3, log a बेस a, सेम नंबर सेम बेस, सेम नंबर सेम बेस, तो log की वैल्यू होती है 1। तो ये जो न्यूमरेटर है ये प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से दिस इज 1। सो log a बेस b इज इक्वल टू, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 3, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पलट के देख सकते हो। प्रॉपर्टी 3, log a एट बेस a, तो सेम नंबर का सेम बेस पर log होता है 1 डिवाइडेड बाय log b बेस a। तो ये जो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का ये एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है। और स्पेशल केस क्या है? हमने बेस को a सेट कर दिया, बेस को a सेट कर दिया। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कहती है कि आप जो मर्जी वो बेस आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने बेस को a सेट किया, और जब मैंने बेस को a लिया तो जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हो गई 1, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो गई। आई बात समझ में? डिनोमिनेटर log b बेस a रह गया। तो सीखने वाली बात क्या है? पहले ये log a बेस b था, तो log a बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। आई रिपीट, log a बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। मतलब अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाते हैं तो ये a और b इंटरचेंज हो जाते हैं, ये जो a और b है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। कब? जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाते हैं। और अगर डिनोमिनेटर से ऊपर आते हैं न्यूमरेटर में तो भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर log a बेस b है तो इसे आप 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हो, और अगर 1 अपॉन log b बेस a ऊपर आओगे तो a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक? तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी।
और ये जो लिखा है ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है। ओके, दिस वॉज प्रॉपर्टी नंबर 7। अब मैं सिखाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 8, अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है, आराम से ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी नंबर के ऊपर पावर में लॉग है और लॉग के बेस में सेम नंबर है, लॉग के बेस पे सेम नंबर है, तो नंबर की पावर में लॉग है लेकिन लॉग का जो बेस है वो यही नंबर है जिसकी वो पावर है, तो जो लॉग के सामने लिखा है वही आंसर है। दिस इज इक्वल टू बी, जो लॉग के सामने लिखा है वही आंसर है। तो अगर नंबर की पावर में लॉग है, लॉग का बेस सेम नंबर है, जिसकी पावर पे लॉग है वही नंबर लॉग का बेस है, तो जो लॉग के सामने लिखा है वही आंसर है, जो लॉग के सामने है वही आंसर है। तो दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल टू बी, जो लॉग के सामने वही आंसर है। एक बार फिर से सुनो, नंबर की पावर में लॉग है लेकिन लॉग के बेस में वही नंबर है जिसकी पावर पे लॉग है, तो जो लॉग के सामने है वही आंसर है। ऑलराइट, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 9। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जादू। क्यों कहते हैं? देखो, अगर लिखा है log a at base b इक्वल टू c, अगर लिखा है log a at base b इक्वल टू c, तो a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो a उधर चला जाएगा, c इधर आ जाएगा और ये log हट जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? a उधर c इधर, b पावर c, ये जो c इधर है पावर बन गया, इक्वल टू a। तो c इधर आ गया, a उधर चला गया, log हट गया और c इधर आके b के ऊपर पावर बन गया। आप ऐसे याद रखो, a उधर c इधर, और log तो हट ही जाना है, और c इधर आके b के लिए पावर का काम करेगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जादू। और जादू क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉपर्टी याद नहीं है, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो याद नहीं करते, टीचर्स बार बार कहते हैं याद कर लो याद कर लो, नहीं मानते। अब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये स्टेप लिखा, अचानक ये स्टेप लिखा, तो अगले स्टेप में लॉग गायब हो गया। तो जिन बच्चों ने प्रॉपर्टी याद नहीं की उनको समझ ही नहीं आता क्या हो गया, तो टीचर लोग कहते हैं उनके लिए तो जादू हो गया। आप ऐसे समझो जादू हो गया, जब प्रॉपर्टी तुमने याद नहीं की है तो तुम्हारे लिए तो जादू ही है, लेकिन जिसने प्रॉपर्टी याद की है उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर log a बेस b इक्वल टू c है तो a उधर भेज दो, c इधर आ गया, log हट गया और ये जो c आया है वो b की पावर हो गया। ठीक, इसको वो लिख सकते हैं और उसको ये लिख सकते हैं वापस, तो दिस इज इंटरचेंजेबल। दिस कैन बी रिटन लाइक दैट, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक, तो बच्चों ये लॉग फंक्शन की 9 प्रॉपर्टीज मैंने आज सिखाई हैं। मैं आपको टास्क दे रहा हूं, सभी बच्चों को लॉग फंक्शन की ये 9 प्रॉपर्टीज कल तक याद होनी चाहिए। आज मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखवाई है, कल से मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करना शुरू करूंगा, तो आपको ये प्रॉपर्टीज और बेहतर समझ आएंगी। कल से यूज होगा तो समझ भी आएगा, जब तक यूज नहीं होता तब तक थोड़ा कम समझ आता है। अभी आप सिर्फ इनको याद कर लो, ठीक है? आपको अपने आप ही इनका यूज समझ में आने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन करने के दौरान इनको यूज तो होना ही है। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, तो कल तक के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो लॉग की 9 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, इनको ढंग से अपने दिमाग में रखो। मैं एडवाइस करूंगा कॉपी पे लिख लिख के याद करो। ओके, आज का वीडियो सेशन मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं।
आप लोग वीडियो पॉज करके ये पूरी चीज अपनी कॉपी पे नोट कर लो प्रॉपर्टीज को, और इनको बैठ के याद करना। कल के वीडियो सेशन से हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन।